क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारा दिमाग, जो हमें सोचने और दुनिया को समझने में मदद करता है, सही से काम नहीं करे तो क्या होगा? अगर कोई साधारण चीजें भूलने लगे तो इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या इसका कोई समाधान है? अगर ये सवाल आपके मन में है तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है दिमागी सोचने समझने की बीमारियां। अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं या समझ नहीं पाते कि यह क्या होती है, लेकिन यह हमारे लिए और हमारे प्यारे परिवार के लिए कितनी अहम हो सकती है, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट से। दोस्तों, पहले तो समझते हैं कि ये दिमाग से जुड़ी सोचने समझने की बीमारियां आखिर होती क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। जब किसी इंसान का दिमाग, जैसे कि याद रखने, सोचने, समझने या फैसला करने की शक्ति में गड़बड़ी या कमजोरी आने लगे, तो हम उस स्थिति को न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। यानी कि दिमाग के वो हिस्से जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं, जब सही से काम नहीं करते तो इंसान को कई तरह की परेशानियां होती हैं। इसमें इंसान को रोज़मर्रा की चीज़ें याद रखने में या किसी काम को करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वह अपने आम जीवन को जीने में सक्षम होता है। इसका मतलब यह नहीं कि इसे नज़रअंदाज किया जाए। सही समय पे पहचान और इलाज से इंसान का जीवन बेहतर हो सकता है। आई होप कि अब आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब आइए न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर को डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। मोटे तौर पर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स में बंटे हैं। पहला, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स यानी हल्का दिमागी कमजोरी का रोग। इसमें इंसान को थोड़ी बहुत याददाश्त और सोचने समझने में दिक्कत होती है, पर यह इतना गंभीर नहीं होता कि इंसान अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाए। बस थोड़ा संघर्ष होता है नॉर्मल काम करते हुए। दूसरा, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स यानी गंभीर दिमागी कमजोरी का रोग। इस स्थिति में इंसान को अपने दैनिक जीवन के काम करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसमें इंसान को याद रखने, समझने और सोचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी कभी तो इंसान को अपनों को पहचानने में भी मुश्किल होती है। हर इंसान में यह बीमारी अलग अलग रूप में दिखाई देता है और इसका असर भी सब पर अलग होता है। इसलिए अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी कोई दिक्कत महसूस हो रही हो, तो एक डॉक्टर या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ये थे इसके दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब किसी को न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स यानी दिमागी कमजोरी के रोग होते हैं, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं जो हमें बता सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। यह लक्षण हर इंसान में अलग अलग हो सकते हैं, पर कुछ कॉमन साइंस हैं जो अक्सर देखे जाते हैं। आइए जानें इन लक्षणों के बारे में जो बता सकते हैं कि किसी को शायद इस बीमारी का सामना कर रहा हो। शुरू करते हैं भूल जाना यानी फॉरगेटफुलनेस से। सबसे आम लक्षण है याद रखने में दिक्कत। छोटी छोटी चीजें भूल जाना, जैसे कि चाबी कहाँ रखी या किसी का नाम याद नहीं रहना। नेक्स्ट, बात को समझने में मुश्किल। सिंपल बातें समझने में या किसी कहानी या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में दिक्कत। नेक्स्ट, फैसला नहीं कर पाना। रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे फैसले करने में परेशानी होना, जैसे कि क्या पहनना है या क्या खाना है। नेक्स्ट, बोलने में तकलीफ, सही शब्दों का चयन नहीं कर पाना या बात को साफ तौर पर व्यक्त नहीं कर पाना। नेक्स्ट, मूड में बदलाव, चेंजेस इन मूड। अचानक मूड का बदल जाना, जैसे कि बिना किसी वजह के उदास या गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट, रोज के काम करने में दिक्कत। ऐसे काम जो पहले आसानी से हो जाते थे अब मुश्किल लगने लगते हैं, जैसे कि बिल भरना या शॉपिंग लिस्ट बनाना। नेक्स्ट, रास्ता भूल जाना। अपने आसपास के इलाके में भी रास्ता भूल जाना, यहाँ तक कि अपने घर के आसपास भी। नेक्स्ट, समय और जगह का भ्रम यानी कंफ्यूजन अबाउट टाइम एंड प्लेस। समय या दिन का सही से पता न चलना या ये भूल जाना कि आप कहाँ हैं। नेक्स्ट,
चीज़ों को पहचानने में दिक्कत, अपने परिवार के लोगों या दोस्त को पहचानने में, या आम चीज़ों जैसे कि घड़ी या चाबी को पहचानने में दिक्कत। ये थे इसके कुछ खास सिम्टम्स। अगर आपको या आपके आसपास के लोगों में ये सिम्टम्स बार बार दिखाई देता है तो आपको या उन लोगों को न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स यानी दिमागी कमजोरी का रोग या बीमारी हो सकता है। ये लक्षण कभी कभी थोड़े समय के लिए हो सकते हैं और फिर चले भी जाते हैं, लेकिन अगर ये बार बार या लगातार बने रहें तो ये एक सिग्नल है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, जहां हम देखेंगे कि इसका होने का क्या कारण है। तो चलिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स यानी दिमागी कमजोरी के बीमारी के होने के कारणों की, तो समझना जरूरी है कि यह एक जटिल मसला है। यह एक या दो वजह से नहीं बल्कि कई कारणों से हो सकता है। कुछ लोगों में यह समस्या जेनेटिक होती है, मतलब कि यह उनके परिवार में पहले से मौजूद होती है, और कुछ मामलों में यह किसी और वजह से होता है। आइए इसके कुछ आम कारणों को समझते हैं। शुरू करते हैं दिमाग की चोट यानी ब्रेन इंजरी से। अगर किसी को सिर में चोट लगी हो, जैसे कि एक्सीडेंट या गिरने से, तो यह दिमाग पर असर डाल सकती है और बाद में न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का कारण बन सकती है। नेक्स्ट, बीमारियां। कुछ बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज या हंटिंगटन्स डिजीज दिमाग की कोशिकाओं यानी सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जो आगे चलकर दिमागी कमजोरी का कारण बन सकती है। नेक्स्ट, शराब या नशीले पदार्थों का अधिक सेवन। शराब या नशा करने की आदतों से भी दिमाग को नुकसान पहुंचता है, जो दिमागी कमजोरी के विकार को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट, पोषक तत्वों की कमी यानी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज। कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों जैसे विटामिन B12 की कमी से भी दिमागी कमजोरी हो सकती है। नेक्स्ट, तनाव। लंबा चला आने वाला तनाव या डिप्रेशन भी दिमाग पर बुरा असर डालती है, जो आगे चलकर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स। कभी कभी कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स से भी दिमागी कमजोरी हो सकती है, खासकर अगर दवाइयाँ लंबे समय तक ली जाएं। नेक्स्ट, उम्र। बुढ़ापे में दिमाग के कुछ हिस्से कमज़ोर पड़ सकते हैं, जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का एक आम कारण है, जहां हम देखेंगे कि इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट से पौष्टिक और संतुलित भोजन करें जो दिमाग को मजबूत रखते, जैसे हरी सब्जियां, फल, नट्स और होल ग्रेन्स। नेक्स्ट, फिजिकल एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज या योगा दिमाग को एक्टिव और हेल्थी रखता है। नेक्स्ट, मेंटल एक्सरसाइज। पहेलियां हल करना, किताबें पढ़ना या नए शौक सीखना जैसे दिमागी एक्टिविटीज से दिमाग तेज रहता है। नेक्स्ट, हेल्थी लाइफस्टाइल। शराब या नशीले पदार्थों से दूर रहें और धूम्रपान नहीं करें। नेक्स्ट, तनाव कम करना, मेडिटेशन, योगा या अपने शौक को समय देना जैसे एक्टिविटीज से तनाव कम होता है, जो दिमागी सेहत के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। समय समय पर डॉक्टर से मिलकर अपनी सेहत की जांच करवाते रहें, खासकर अगर आपको लगता है कि आप किसी रिस्क फैक्टर में आते हैं। नेक्स्ट, नींद का ध्यान रखना यानी प्रॉपर स्लीप। अच्छी और पूरी नींद लेना भी दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके आप इसको होने से रोक सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं। जब किसी को न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर या हेल्थ स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये जांच या डायग्नोसिस का प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है, जो हमें बताते हैं कि असल में क्या प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिकल हिस्ट्री यानी चिकित्सा इतिहास से। सबसे पहले डॉक्टर व्यक्ति का मेडिकल हिस्ट्री या पूरा चिकित्सा इतिहास जानना चाहता है, ये देखने के लिए कि पहले कोई बीमारी तो नहीं रही या कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं जो लक्षण दिखा रही हो। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जाम यानी शारीरिक जांच। इसमें डॉक्टर शारीरिक जांच करता है, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना, हार्ट की धड़कन देखना और अन्य बेसिक टेस्ट्स। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। इसमें ब्रेन और नर्व्स की फंक्शनिंग चेक की जाती है, जैसे रिफ्लेक्सेस, मसल स्ट्रेंथ, मसल टोन, सेंसेस ऑफ टच और साइट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, इमेजिंग टेस्ट्स। MRI या CT स्कैन्स के जरिए ब्रेन की तस्वीरें ली जाती हैं, जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं और किसी भी असामान्य गांठ को या इंजरी को पहचानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट्स। कुछ केस में ब्लड टेस्ट से भी कई चीज़ें क्लियर होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन,
विटामिन डेफिशिएंसीज या अन्य हेल्थ कंडीशंस जो कॉग्निटिव सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जहां हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स यानी दिमागी कमजोरी के बीमारी का इलाज इंसान के लक्षणों, बीमारी के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका एकदम से इलाज मुश्किल है, पर सही देखभाल और ट्रीटमेंट से सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और इंसान की जीवन शैली में सुधार लाया जा सकता है। आइए देखते हैं इलाज के कुछ तरीके। शुरू करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी यानी मानसिक थेरेपी से। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या अन्य मानसिक थेरेपी से व्यक्ति को उनके व्यवहार को समझने में मदद मिलती है और पॉजिटिव चेंजेस लाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ हैं जो दिमागी फंक्शंस को बेहतर बना सकती हैं और कुछ सिम्टम्स को कम कर सकती हैं, जैसे मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज। एल्जाइमर्स डिजीज जैसे विकार के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना जैसे नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव कम करना भी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के प्रभाव को कम कर सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक सहयोग। परिवार और दोस्त लोगों का साथ और समर्थन भी व्यक्ति को इस स्थिति से निपटने में बहुत मदद करता है। सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होना, जहां दूसरे लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, भी फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स। लोगों के आसपास का पर्यावरण सिंपल और सेफ बनाकर, जैसे कि घर को व्यवस्थित करना ताकि उन्हें चोट न लगे या भटक न जाए, भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका पता कैसे लगाया जाता है और आखिर में इसका इलाज कैसे होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, आपके परिवार, दोस्तों और साथियों के लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कुछ पॉइंट्स या टिप्स छूट गए हैं, तो कृपया अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें और अपने तरीके भी ज़रूर बताएं। इसको अपने दोस्तों, परिवार और साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और हम अगले वीडियो में किसी नए रोग के इलाज के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।